हाइड्रोजन बंध। केमिकल बॉन्डिंग्स देखो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड IIT, क्योंकि जो रासायनिक बंध है उसमें से कम नीट में से 3 से 4 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और IIT में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इसलिए रासायनिक बंध इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड IIT। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर रिकॉल लेक्चर, स्कूल लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने बात कर रहे हैं नीट और IIT के लिए। ऑलराइट, तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध क्या है उसको समझाते हैं आपको पूरा डिटेल से। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, दो समान तथा असमान परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध कहते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम एंड डिफरेंट एटम्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। यदि दो समान तथा असमान परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अधिकतम है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है और उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। एक मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम एंड डिफरेंट एटम्स, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन यदि दो समान तथा असमान परमाणु के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाएगा, जिससे बंध का स्थायित्व हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन कब होगा, जब स्टूडेंट को टीचर जितना बेस्ट पढ़ाएगा उतना स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन किस जिसको अपन लाइक करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वही केमिकल बॉन्ड है। जिसको लाइक करके जिसके साथ बॉन्ड बनाते हैं वहाँ एनर्जी रिलीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, वही रासायनिक बंध है। दिस एनर्जी रिलीज, दिस ऑलराइट। तो आपको समझना है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, 6 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट, दिस इज आयनिक बॉन्ड। सेकंड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, सेशनल बॉन्ड। थर्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसेशनल बॉन्ड। चौथा, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। पांचवा, दिस वैन डर वाल्स बॉन्ड एंड छठा, दिस मेटलिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड। लेकिन इन 6 बॉन्डों को पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑक्टेट रूल ऑफ द लुईस एंड क्लॉसली, क्योंकि इन 6 बॉन्डों से पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे लुईस का क्लॉसली का अष्टक नियम। जब तक इस नियम को अपन डिस्कस नहीं करेंगे तब तक अपन को 6 प्रकार के बॉन्ड समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लुईस का क्लॉसली का अष्टक नियम। सुनिएगा बच्चों, लुईस का क्लॉसली का अष्टक नियम क्या है। इस नियम के अनुसार कोई भी तत्व या परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का साझा करे, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागे। Any elements atom strictly required to lose, gain and sharing of electrons and having 8 electrons in valence cell. This is called octet rule of the Lewis and Crossley. यानी कोई भी तत्व या परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का साझा करे, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागे, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। उससे क्या बोलते हैं अपन, लुईस का क्लॉसली का अष्टक नियम। फॉर एग्जांपल बात करें अपन शेयरिंग का, NS3। अपन जानते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 अनपेयर्ड होते हैं और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होगा और हाइड्रोजन का वैलेंस सेल पूरा होगा। ये एग्जांपल किसका हुआ, शेयरिंग का। कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कैरिज शेयरिंग के द्वारा पूर्ण कर रहा है। तो मैंने बताया कि चाहे इलेक्ट्रॉन का साझा करे, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे, चाहे गेन करे, ये तो शेयरिंग का हुआ साझे का। अब लूज और गेन अपन जानते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 1। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वो क्या, सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा, उत्पादन ऊर्जा के द्वारा पहले इसको सॉलिड स्टेट से अपन गैसीय स्टेट में चेंज करेंगे। क्योंकि सॉलिड स्टेट में कभी भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती है, तो उसको सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा, उत्पादन ऊर्जा के द्वारा अपन किसमें चेंज करेंगे, गैसीय स्टेट। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है। इन द सेकंड स्टेप, जैसे ये गैसीय स्टेट में आएगी बेटी, तो ये अपने वैलेंस सेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया, Na+, इसका विन्यास हुआ 2 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी प्रकार जैसे क्लोरीन है, जैसे मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलती है Cl2 मॉलिक्यूल्स, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी, इसको अपन डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो 2Cl आएगा।
ये भी एंडोथर्मिक है। Cl आइटम इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्या बनाएगी बेटा Cl माइनस, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 2 8 8। अब Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा NaC, दिस आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड के आधार पर ऑक्टेट पूरा हुआ है, दिस ऑलराइट और नॉट ऑलराइट। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में अपन बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, इसमें 2 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं रह सकता है, तो ये शेयरिंग किया है इसने ऑक्सीजन के साथ। अब ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ सल्फर डोनर आइटम है और ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस पर दोनों का राइट है, डोनर का और एक्सेप्टर दोनों का। इस प्रकार ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा होगा 2 2 4 2 6 2 8 और इस सल्फर का भी 2 2 4 2 6 2 8। तो मैंने बताया आपको कि कोई भी एटम या एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी रिक्वायर करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का साझा करे, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसे अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल ऑफ द लुईस एंड कॉस्टली। सॉलिड्स चाहे वो इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा रूपांतरण करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या लूज करे या डोनेट करे, ये डिस्कस किया अपन ने ऑक्टेट रूल ऑफ द लुईस एंड कॉस्टली। अब लुईस एंड कॉस्टली के ऑक्टेट नेम के 2 अपवाद हैं, कितने assumption है? 2 assumptions, 2 अपवाद। फर्स्ट दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, अष्टक प्रसार यौगिक। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एटम या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन उसके बावजूद स्थायी होते हैं। दीज कंपाउंड आर स्टेबल, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अब अपन को ये डिस्कस करना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन करता है? जिन एटम का साइज स्मॉल होता है, क्या बताया मैंने? जिन परमाणुओं का आकार छोटा होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होते हैं, वो ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक यौगिक का निर्माण किस एटम के द्वारा किया जाता है जिसका परमाणु आकार छोटा हो, एटॉमिक साइज क्या हो, स्मॉल हो, और जिनसे बॉन्ड एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के हो, वही एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल डिस्कस करें, मिस्टर डॉक्टर दो अटेंडेंस देखिए, और बात करें अपन BF3। अपन जानते हैं कि बड़े बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसमें 6 पेयर्ड एंड 1 अनपेयर्ड। तो मेरे बेटियों, यहाँ वैलेंस शेल में बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, लेकिन उसके बावजूद स्थायी है। यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो मैंने बताया आपको एक ही कॉन्सेप्ट कि जिन एटम के बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो स्थायी होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम का निर्माण कौन करता है? डॉक्टर बारह सुन रही है, कौन करता है? जिन एटम का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और जिनसे बॉन्ड एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे BF3 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे BCl3 6 इलेक्ट्रॉन, BBr3 6 इलेक्ट्रॉन, Bi3 6 electrons, this electron deficient। BF2 4 इलेक्ट्रॉन, BCl2 4 इलेक्ट्रॉन, BR2 4 इलेक्ट्रॉन्स, BI2 4 इलेक्ट्रॉन, BS3 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसमें अपन जानते हैं कि BF3 is more stable than BCl3, BBr3 and BI3। Why? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, क्योंकि फ्लोरीन एक प्रबल विद्युत तत्व है, इसलिए बोरॉन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने 2 ही कॉन्सेप्ट आपको बताया कि पहला जिनका साइज स्मॉल हो, और दूसरा जिनसे बॉन्ड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, वो हाईली स्टेबल होता है। सेकंड डिस्कस करें अपन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। सुनिएगा, अष्टक प्रसार यौगिक। कुछ आणविक यौगिक ऐसे होते हैं जिनके भारी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद स्थायी होते हैं, उनको बोलते हैं अष्टक प्रसार यौगिक। अपवाद का मतलब ये होता है बेटे
जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता फिर भी समाज में दादागिरी से जीता है, उसको होता अपवाद, एक्सेप्शंस। यानी जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना फिर भी स्टेबल है, वही अपवाद है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्या है, जिनके भारी कोष्ठ में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बहुत स्टेबल है। अब सुनिए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन करता है। पहला पॉइंट, जिन परमाणुओं के पास रिक्त डी कक्षक होता है, जिन एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है और वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं, वो ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को यूज नहीं कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। दिस यूनिवर्सल ट्रूथ कांसेप्ट। दैट्स ऑलराइट। जैसे फीसल का एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है भाई, क्योंकि अपन जानते हैं बड़े फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 की स्टेरिक कड़ी क्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जैसे SF6 सल्फर के भारी कोष्ठ में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 की स्टेरिक कड़ी कितने होते 12 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। IF7 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन होते 14 इलेक्ट्रॉन। XeF2 जिस जिनॉन के भारी कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो बेटे, 9 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 की स्टेरिक कड़ी होती 10 इलेक्ट्रॉन। XeF4 8 इलेक्ट्रॉन, 4 की स्टेरिक कड़ी होती 12 इलेक्ट्रॉन। XeF6 कितने इलेक्ट्रॉन होते 8 6 की स्टेरिक कड़ी होती 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन करता है, जिन परमाणुओं के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित है और वे अपने रिक्त डी कक्षक का उपयोग करें, वही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। वाइस डॉक्टर बारू, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसीलिए वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जिनसे उनके वैलेंस शेल में क्या होता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। डॉक्टर ने दे अंडरस्टैंड या नॉट? ऑलराइट, तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया, आज 2 ही कॉन्सेप्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। समझ आ गया आपको दोनों कॉन्सेप्ट? क्लियर बिल्कुल? तो ये 2 चीज मैं आपको बताई, तो मैंने आज आपको डिस्कस किया ऑक्टेट रूल ऑफ द लुईस एंड मॉसले और अपवाद। और मैंने अपवाद बताया जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो समाज का अपवाद हो, चाहे वो केमिस्ट्री का अपवाद। केमिस्ट्री एक सोशल है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता फिर भी समाज में दादागिरी से जीता, वही अपवाद है। तो केमिस्ट्री में इसी प्रकार के अपवाद है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डेफिशिएंट होते हैं या रिच होते हैं, लेकिन उसके बाद स्टेबल। दिस ऑलराइट, हर एक व्यक्ति अपवाद नहीं हो सकता है। 2 ही अपवाद सकते हैं, जिसके बाद जैक और जिसके बाद चेक। जैक का मतलब इसकी अप्रोच, स्मॉल एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस से सपोर्ट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी स्टेबल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स होते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब उनका न्यूक्लियस अप्रोच यानी स्मॉल एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस सपोर्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स आमदनी होनी चाहिए, उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। दिस ऑलराइट, तो आपको सुनना है कि आपको लुईस मॉसले ऑक्टेट रूल्स बाकी डिस्कस करेंगे कल। तो आज मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध क्या है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध किस टाइप के बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और केमिकल बॉन्ड की टाइप पढ़ाने से पहले बताया मैंने आपको ऑक्टेट रूल ऑफ द लुईस एंड मॉसले। ओके ऑलराइट, क्लियर बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाइव वीडियो मिलेगा क्यूआरई कैरियर पॉइंट ऐप पर, वहाँ इसको डाउनलोड करें और आप एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए एक एक कॉन्सेप्ट। एंजॉय।